हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह पुंडीर लेके आया हूँ आपके लिए नया न्यू लेक्चर हमारे फिजिक्स लेक्चर सीरीज़ में। आज हम बात करने वाले हैं आपके कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस की। राइट, तो हम बात करते हैं आज पहले कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कल हम पढ़ चुके हैं कि मोमेंटम क्या होता है, सेकेंड लॉ हम पढ़ चुके हैं। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की हम बात कर लेते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो आज आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि आपका लीनियर मोमेंटम क्या होता है। ठीक है जी। लीनियर मोमेंटम हम प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? आपको बताइए सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि एक्सटर्नल फोर्स जो होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो जब जब किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा तो मतलब उस बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, या यूं कहूं अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो उसका मोमेंटम चेंज होगा। अगर इफ बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, तो उस केस में क्या बॉडी का मोमेंटम चेंज होगा? नहीं होगा। समझे ना, सेकंड लॉ की स्टेटमेंट है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है तो यहाँ पे जीरो पुट करो, जीरो इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो यहाँ पे डीपी भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। डीपी का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। डीपी का मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम में चेंज भी कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। कितना आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो मतलब आपका जो चेंज इन मोमेंटम है वो है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये आपका जीरो आएगा। और इसका मतलब क्या है? फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो मतलब फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बॉडी का इक्वल होने वाला है कब? अगर बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। तो इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इन दैट केस फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम बॉडी पर, बॉडी का इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या होगा? इक्वल होंगे। समझ गए ना? तो स्टेटमेंट क्या बनती है भाई इसकी? इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स, if there is no external force acting on a body, external force acting on a body, acting on a body, on a body, its linear momentum will remain constant. Momentum will remain constant, will remain constant. उसका linear momentum क्या रहेगा? कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है जी। तो उसका जो लीनियर मोमेंटम वो कांस्टेंट रहेगा। ठीक है जी। तो कहने का मतलब क्या है? मोमेंटम चेंज नहीं होगा बॉडी का। कांस्टेंट का मतलब ये नहीं कि मोमेंटम जीरो होगा। कई बच्चों के अंदर ये भ्रांति होती है, कई है ना मिसकॉन्सेप्शन होता है कि भाई मोमेंटम जीरो होगा, अगर बॉडी में फोर्स नहीं लग रहा तो बॉडी का मोमेंटम जीरो होगा। बॉडी का मोमेंटम जीरो नहीं होगा, बॉडी का मोमेंटम चेंज जीरो होगा। मतलब जो भी बॉडी का मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर बॉडी का मोमेंटम 1000 है तो 1000 ही रहेगा। समझ, चेंज नहीं होगा। समझ गए ना? तो अब हम बात करते हैं इसके एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके इसके एप्लीकेशंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन। कौन सा मोमेंटम है ये? लीनियर मोमेंटम है। मोमेंटम कंजर्वेशन के एप्लीकेशंस। ठीक है जी। तो पहला एप्लीकेशन आपका जो आता है वो आता है रिकॉइल ऑफ गन। अच्छा, रिकॉइल ऑफ गन को कई बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो थर्ड लॉ का एप्लीकेशन है। थर्ड लॉ का भी एप्लीकेशन है। किस सिनेरियो में थर्ड लॉ का एप्लीकेशन बन जाता है और किस सिनेरियो में ये कंजर्वेशन मोमेंटम का एप्लीकेशन बनता है, इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बात करता हूँ रिकॉइल ऑफ गन। आपको पता होगा, है ना, अगर जो बच्चे एनसीसी में कभी गन फायर करने का मौका मिला होगा, राइफल्स वगैरह चलाने का मौका मिला होगा, तो आपने कहा गन जब फायर होती है, बुलेट जब फायर होती है तो गन पीछे रिकॉइल करती है ना, झटका मारती है। क्यों? तो हमने तो वीडियो से देखे ही होंगे आपने। सपोज आपके पास ये एक गन है, गन के अंदर बुलेट थी, है ना, गन के अंदर क्या है? बुलेट है। तो जैसे ही आप ट्रिगर प्रेस करते हैं तो क्या होता है? बुलेट फायर हो गई ना, बुलेट फायर। ये बुलेट हो गई फायर। ठीक है जी। बुलेट की स्मॉल है, मास है, इसकी वेलोसिटी कितनी है बुलेट की? v मान लेते हैं। कितनी मान लेते हैं? या u मान लेते हैं, u। और गन का मास कैपिटल है मान लेते हैं, और गन की वेलोसिटी कितनी मान लेते हैं? v। ठीक है जी। हमें पता नहीं किस तरफ गन की वेलोसिटी किस तरफ है, हमें ये नहीं पता गन की वेलोसिटी किस तरफ, हम v मान लेते हैं। ठीक है जी। गन की वेलोसिटी भी हम आगे मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है जी। तो आपने इनिशियल मोमेंटम कितना था भैया? अगर मैं गन को और बुलेट को एक सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करूं, ये बुलेट है, ठीक है जी, गन और बुलेट को अगर मैं सिंगल सिस्टम की तरह ट्रीट करता हूं, एक ही सिस्टम मान लेता हूं, तो इस सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना था भाई? इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन एंड बुलेट सिस्टम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा? ये होगा इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ बुलेट।
तो गन और बुलेट के सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम यही होगा। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ गन 0 है, रेस्ट पे है क्योंकि गन, बुलेट भी रेस्ट में है, अंदर मजे में पड़ी हुई है, तो उसका भी 0 है। तो हमारे सिस्टम का, गन और बुलेट के सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम कितना आ गया भैया? 0 आ गया। कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही रेस्ट में है, ठीक है। तब आपने ट्रिगर प्रेस किया, ट्रिगर प्रेस करने के बाद बुलेट तो भाग गई आगे, ठीक है जी। तो फाइनल मोमेंटम इस गन और बुलेट के इस सिस्टम का फाइनल मोमेंटम कितना होगा भाई हमारे पास? फाइनल मोमेंटम ऑफ गन प्लस फाइनल मोमेंटम ऑफ बुलेट, यही तो होगा नेट मोमेंटम, नेट फाइनल नेट मोमेंटम इतना होगा। अच्छा जी, तो क्या फाइनल मोमेंटम 0 होगा क्या? फाइनल मोमेंटम, क्योंकि बुलेट तो भाग ही आगे, तो बुलेट का मोमेंटम mu है, और हम गन की वेलोसिटी वी मान लेते हैं एक बार के लिए, हमें नहीं पता किस तरफ गन की वेलोसिटी है, वी मान लो। तो गन का मोमेंटम कितना होगा? m × v। तो क्या फाइनल मोमेंटम 0 आ रहा है क्या? है ना। तो देखते हैं कितना आ रहा है आपको ये। अच्छा ये बताओ, क्या इस सिस्टम पे आपने कोई फोर्स लगाया क्या? इस सिस्टम पे आपने कोई फोर्स लगाया है? ट्रिगर प्रेस किया है ना आपने, तो क्या उसको एक्सटर्नल फोर्स काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते भाई। अगर ट्रिगर प्रेस करने को आप एक्सटर्नल फोर्स काउंट कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भैया ट्रिगर प्रेस करने से बुलेट ने ये स्पीड इतनी हाई वेलोसिटी एक्वायर की है, तो उस बुलेट को आप फेंक के मारो, फिर तो और भी तेज जाएगी। अगर तुम बोल रहे हो कि भाई मेरे ट्रिगर प्रेस करने से बुलेट भाग रही इतना तेज, इतना कम फोर्स है ना, तो फिर उस बुलेट को तो जेब में लेकर घूमो या फेंक के मारो, फिर तो कहाँ जाएगी वो बुलेट। तो क्या उस ट्रिगर प्रेस करने को हम एक्सटर्नल फोर्स काउंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो आप बोलेंगे सर ट्रिगर प्रेस करने से तो बुलेट भागी है। अरे भैया उस ट्रिगर प्रेस ने अंदर से एक केमिकल रिएक्शन की चेन रिएक्शन शुरू करी है। क्या शुरू करी है? केमिकल चेन रिएक्शन शुरू करी है। तो आपके उस ट्रिगर प्रेसिंग से आपकी स्पार्क जनरेट हुआ है, स्पार्क जनरेट होने से आपका जो गन पाउडर है वो इग्नाइट हुआ है, वो गैसेस प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है। उस गैसेस प्रोडक्ट, वो गैस जब एक्सपेंड करती है तो बुलेट को थ्रस्ट देती है, बुलेट को क्या देती है? वो थ्रस्ट देती हैं आपकी ये। तो इस तरह से आपकी बुलेट आपकी फायर हुई है। तो उसका जो ट्रिगर प्रेसिंग है ना, उसने बुलेट को फायर नहीं किया, उसने चेन रिएक्शन, केमिकल चेन रिएक्शन शुरू करी है। समझ रहे हो? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो उसको आप एक्सटर्नल फोर्स काउंट नहीं कर सकते। तो इस केस में आपका एक्सटर्नल फोर्स कितना लेंगे हम लोग? एक्सटर्नल फोर्स कितना लेंगे? 0 लेंगे। कितना लेंगे? 0 लेंगे। तो इस केस में एक्सटर्नल फोर्स 0 है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। और आपको अच्छी तरह पता है कि भैया जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता किसी बॉडी पर, एक्सटर्नल फोर्स 0 होता है, तो चेंज इन मोमेंटम भी कितना होता है? 0। जो इनिशियल मोमेंटम होता है वही फाइनल मोमेंटम होता है ना। तो अगर इनिशियल मोमेंटम 0 था तो फाइनल मोमेंटम में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फाइनल मोमेंटम में कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। इक्वल्स टू मास बुलेट, ये गन का मोमेंटम प्लस बुलेट का मोमेंटम। तो यहाँ से वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? गन की वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? गन की वेलोसिटी आपके पास आ जाएगी कितनी? -m/M इंटू u। और u क्या है? बुलेट की वेलोसिटी है। तो गन की वेलोसिटी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब क्या है कि अगर बुलेट, अगर आपने इस तरफ पॉजिटिव मानी वेलोसिटी, तो इस तरफ वेलोसिटी क्या होगी? नेगेटिव होगी। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब क्या है? तो गन की वेलोसिटी बुलेट की वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। दैट इज द गन विल एक्वायर velocity in opposite direction than that of direction of bullets velocity। बुलेट की वेलोसिटी जो है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गन की वेलोसिटी होगी। नेगेटिव साइन ये तो शो कर रहा है, समझ गए ना। तो इस तरह से आप रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इजीली निकाल सकते हैं। और आपको समझ आ गया कि गन रिकॉइल क्यों करती है, गन रिकॉइल क्यों करती है। समझ गए? और बताओ भाई, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहाँ होता है? अगर कोई रॉकेट स्पेस में उड़ रहा है तो वो भी किस पे वर्क करता है? ठीक है जी। और रॉकेट इन स्पेस वर्क्स ऑन, किस पे वर्क करता है? वर्क्स ऑन कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। वो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम में काम करता है। समझ रहे हो? क्योंकि स्पेस में उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला कोई नहीं है, हवा भी नहीं है, हवा भी उससे फोर्स नहीं लगा सकती, हवा तो है ही नहीं। तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? 0। एक्सटर्नल फोर्स कितना होगा? 0। तो उसका हमेशा उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। क्या रहेगा? हमेशा उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा स्पेस में। समझ रहे हो? जब तक रॉकेट अर्थ के एटमॉस्फेयर में है तब तक तो एटमॉस्फेयर उस पर हवा जो है एक्सटर्नल वो फोर्स लगा सकती है, एक्सटर्नल फोर्स लगा सकती है हवा। पर जब वो स्पेस में आ गया तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला कोई भी नहीं है, तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स 0 है। तो मतलब उसका मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। समझ गए? समझ में आया?
तो ये थे आपके कंजर्वेशन मोमेंटम और उसके कुछ एप्लीकेशंस। तो आई होप कि आपको समझ में आया हो। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में क्या, हमारे पास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक, तो बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। चलो, कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है जी। तो आपको पता है कि जो फोर्सेस होते हैं वो दो प्रकार के आपके होते हैं, कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है जी, इसको बारी बारी से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्टैक्ट फोर्स आपका क्या होता है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है। नाम से आपको आइडिया लग रहा होगा कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं। दोज फोर्सेस जिनको अप्लाई होने के लिए बॉडीज़ का फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं होता है, वो कॉन्टैक्ट, समझ गए ना। तो हम पहले बात करते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो हम पहले बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होते हैं भाई? कॉन्टैक्ट फोर्स ऐसे फोर्सेस जिनको अप्लाई होने के लिए दो सरफेस का आपस में कॉन्टैक्ट में होना जरूरी होता है। तो उसमें लिखेंगे दोज फोर्सेस विच रिक्वायर्स फिजिकल कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज फॉर देयर एप्लीकेशन। समझ रहे हो? उनको अप्लाई होने के लिए दो बॉडीज का फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी होता है। समझ रहे हो? इसमें एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं? एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल आएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है जी। दूसरा आपका एग्जाम्पल आएगा कौन सा? टेंशन, रस्सियों में जो होता है, रस्सियों में। तीसरा आएगा फ्रिक्शन, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन तीनों को ही हमें इन डेप्थ स्टडी करनी है, इन तीनों की। ठीक है जी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स की भी, टेंशन की भी और फ्रिक्शन की भी। फिर हम बात कर लेते हैं किसकी? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस क्या होते हैं भाई? ऐसे फोर्सेस जिनको अप्लाई होने के लिए आपस में सरफेसेस का, बॉडीज का फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है। तो दोज फोर्सेस which do not require any physical contact of two bodies। तो दो बॉडीज को एक दूसरे के ऊपर फोर्स डालने के लिए दोनों का आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट जरूरी नहीं है। बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका? ग्रेविटेशन। कहाँ पर तो सन है और कहाँ पर अर्थ है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या डाल रहे हैं? ग्रेविटेशन पुल डाल रहे हैं, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं, बट दोनों कॉन्टैक्ट में थोड़ा ना है। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है इसका? फॉर एग्जांपल क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, ग्रेविटेशन फोर्स। और क्या एग्जांपल है? इलेक्ट्रिक फोर्स। चार्जेस के बीच में जो फोर्स होता है, पता है ना, कहाँ पर तो आपका न्यूक्लियस है, कहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। तो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन आपस में टच थोड़ा ना कर रहे हैं दूसरे को, बट स्टिल इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रिक फोर्स के प्रभाव में है ना। और क्या? मैग्नेटिक फोर्स। ये सब क्या? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है, मैग्नेटिक फोर्स। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा कि कॉन्टैक्ट क्या होते हैं। ठीक है भाई, अब हम बात करेंगे वन बाय वन कॉन्टैक्ट फोर्सेस को। पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स की। ठीक, तो वन बाय वन हम इन फोर्सेस को डिस्कस कर लेते हैं। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होता है? देखिए जी, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स में क्या होता है? दो बॉडीज आपस में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होती हैं। सपोज मैं क्वेश्चन के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है जी, ये हमारे पास में बॉडीज डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में।
ठीक। आपने इसके ऊपर ये 5 kg की बॉडी है, ये 3 kg की बॉडी है, ठीक है जी, और ये 4 kg की बॉडी है, ठीक है, और आपने यहाँ पर फोर्स लगाया कितना 120 न्यूटन, कितना फोर्स लगाया 120 न्यूटन। तो इससे तीनों एसिलेट करेंगे, साथ में एसिलेट करेंगे ना। अगर मैं कहता हूँ सरफेसेस जो है स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो ये तीनों साथ में एसिलेट करेंगे, तीनों का एसिलेशन क्या होगा, सेम होगा, एसिलेशन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है जी। तो मैंने बोला अच्छा ये तो समझ में आ रहा है कि 5 kg क्यों एसिलेट कर रहा है, इस पर फोर्स लग रहा है 120 न्यूटन। ये 3 kg और 4 kg भी एसिलेट कर रहे हैं भाई, फोर्स तो आपका 5 kg पे लग रहा है ना, तो 3 और 4 क्यों कर रहे हैं? हाँ, 5 ने 3 के ऊपर फोर्स लगाया, लगाया नहीं लगाया, 5 ही धकेलेगा इसको, 5 kg ने इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया, कितना लगाया F1, तो इन टर्न 3 भी तो इस पे ऊपर फोर्स लगाएगा F1, इक्वल ऑपोजिट फोर्स, एक्शन रिएक्शन। तो 5 ने इसके ऊपर 3 kg के ऊपर F1 फोर्स लगाया, 3 kg भी इसके ऊपर कितना लगाएगा F1। उसी तरह से 4 kg इसके ऊपर कितना लगा रहा है F2 लगा रहा है, तो ये भी इसके ऊपर कितना लगाएगा F2 लगाएगा। तो ये F1 F2 क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है, F1 F2 क्या है, कॉन्टैक्ट फोर्स, समझ गए। तो मैंने अगर इस क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 4 and 3 kg, 4 kg एंड 3 kg, फाइंड कर लोगे आप, है ना। कैसे फाइंड करेंगे भैया, 5 kg कैसे करेंगे उसको फाइंड, 5 kg के ऊपर लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से भाई, पहले देख लो उसको। 5 kg के ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 5 kg के ऊपर यहाँ से लग रहा है 120 न्यूटन, है ना, यहाँ से लग रहा है F1, ये दूसरों के ऊपर कितना लगा रहा है F1, ये वाला F1 तो 3 kg के ऊपर लग रहा है, हमें पता करना है इसके ऊपर कौन सा लग रहा है, इसके ऊपर तो ये वाला F1 लग रहा है, ये वाला, तो ये वाला F1, ऊपर नीचे ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ये वेट 50 न्यूटन है ना, अगर जी की वैल्यू को मैं 10 ले लूँ तो 50 न्यूटन का वेट है, और नॉर्मल रिएक्शन, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ऊपर नीचे तो बॉडी एसिलेट करने रही, बॉडी दाएं बाएं एसिलेट कर रही है, समझ रहे हो, तो दाएं बाएं में केवल 2 ही फोर्स लग रहे हैं, 120 और F1, समझ रहे हो। और 3 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, 3 kg के ऊपर ऊपर नीचे वाले फोर्सेस, ये N और 30 न्यूटन, ये दो है ना। यहाँ से लग रहा है F1, ये किसने लगाया वाला F1, ये लगाया 5 kg ने, 5 kg ने इसके ऊपर F1 फोर्स लगाया, और 4 kg ने इसके ऊपर F2 फोर्स लगाया, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। N और 30 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब इसके लिए इक्वेशन लिखो भैया, इसके लिए इक्वेशन, इसका एक्सेलरेशन कितना है, इसका एक्सेलरेशन तो पता A है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, A है, दोनों का एक्सेलरेशन सेम है, तो इस पर क्या लिखता हूँ, नेट फोर्स कितना है, नेट फोर्स इस पे है 120 न्यूटन माइनस F1, तो नेट फोर्स कितना है 120 माइनस F1, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू 5 into A, और इस पर नेट फोर्स कितना है F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 इस पर नेट फोर्स है, दैट इज 3 into A, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, समझ में आया। तो इस पर नेट फोर्स कितना है 120 माइनस F1, 120 माइनस F1, और इसमें नेट फोर्स कितना है F1 माइनस F2, समझ गए। और वो नेट फोर्स 3 into A भी होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन भी होता है, नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन भी तो होता है 3 into A, समझ गए ना। तो अब इसे बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, क्या बोलते हैं हम, फ्री बॉडी डायग्राम, किसी बॉडी पर लगने वाले सभी फोर्सेस को आपने ड्रॉ कर लिया। तीसरा जो ब्लॉक है 4 kg का ब्लॉक, उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं भाई, 4 kg का जो ब्लॉक है, 4 kg के ब्लॉक पे देखो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर नीचे तो पता तुम्हें, नीचे की तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर की तरफ लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, दाएं से लग रहा है कौन सा F1 F2, और यहाँ से कुछ लग नहीं रहा, तो उसमें नेट फोर्स कितना है, इसमें नेट फोर्स है तुम्हारे पास F2 ही तो है केवल, तो ये वाला तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ऊपर नीचे वाले तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, केवल नेट फोर्स F2 है, और ये 4A के इक्वल होगा। ये पहली इक्वेशन बन गई तुम्हारी, ये दूसरी इक्वेशन है, और ये तीसरी इक्वेशन है। कितनी इक्वेशन बनी, 3, कितने वेरिएबल हैं 3, F1 F2 और A, 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन सॉल्व कर लो, है ना। F2 की वैल्यू कितनी आई भैया 4A आई, कितनी आई 4A, F2 की इस वैल्यू को यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, तो F1 माइनस 4A इक्वल्स टू 3A हो जाएगा, तो F1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, F1 की वैल्यू आ जाएगी 7A, तो F1 की जो 7A वैल्यू आई उसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है, F1 की 7A, तो 120 माइनस 7A इक्वल्स टू 5A, तो 12A इक्वल्स टू 12, 120, A कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो A की वैल्यू कितनी आ गई, एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब एक्सेलरेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, F2 की वैल्यू आ जाएगी, है ना, यहाँ पुट करो F2 की वैल्यू को, तो F2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 into 10 40 न्यूटन, कितनी आ जाएगी 40 न्यूटन। और मैंने F2 जो पूछा था आपसे कि भैया 3 kg और 4 kg के बीच में कितना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है, F2 तो लग रहा है F2, तो F2 के लिए आ गया 40 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा
आंसर हो जाएगा भैया 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है। समझ गए? तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं लग रहे हैं सभी ब्लॉक्स के बीच में। ये बात समझ में आ गई भाई? समझाया? कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? ठीक है, तो ये था डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, जो कि एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एग्जांपल है। अब हम जो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको पकड़ते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या है? टेंशन फोर्स है। क्या है वो? टेंशन फोर्स है। ठीक है जी। तो हम नेक्स्ट प्रकार का जो पढ़ेंगे टेंशन फोर्स, बाद में आएंगे फ्रिक्शन पे। तो हम बात कर लेते हैं टेंशन की। टेंशन फोर्सेस क्या होते हैं भैया आपके? टेंशन फोर्सेस कहाँ पे किसमें जनरेट होते हैं, किसमें इंड्यूस होते हैं भाई? टेंशन फोर्स इंड्यूस होते हैं किसमें? रस्सियों में। किसमें? रस्सियों में इंड्यूस होते हैं भाई। किसमें? रस्सियों में। जो तनी हुई रस्सियाँ होती है, ढिल्ली रस्सियों में नहीं, टाइट रोप्स में आपके इंड्यूस होते हैं। ठीक है ना? तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप लोग। अब हम बात कर रहे हैं टेंशन की। हमें इस चैप्टर में केवल कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डील करना है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के लिए अब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ग्रेविटेशन फोर्स पहला आएगा, उस पर हमारा चैप्टर ही अलग है, ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ गए? फिर जो दूसरा हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है वो क्या था? इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। वो तो 12th के सिलेबस में आता है ना? तो हालांकि हमें पढ़ने सारे ही हैं, पर उन पर चैप्टर ही अलग है। मैग्नेटिक फोर्स पे, इलेक्ट्रिक फोर्स पे, ग्रेविटेशन पे। अभी हमें केवल कॉन्टैक्ट फोर्स डिस्कस करने हैं इस चैप्टर में। तो हमारा जो दूसरा कॉन्टैक्ट फोर्स है कौन सा भाई? टेंशन फोर्स। तो टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन ये होता है जो रस्सियां या स्ट्रिंग्स होती हैं, टाइट स्ट्रिंग्स, उनमें जनरेट होता है। कब जनरेट होता है? जब आप उनको खींचोगे। रस्सी ढीली पड़ी हुई है तो क्या उसमें टेंशन जनरेट होगा? नहीं होगा। जैसे आप उसको खींचोगे तो उसके रिएक्शन में रस्सी के अंदर क्या इंड्यूस होगा? टेंशन इंड्यूस होंगे। क्या होंगे? टेंशन इंड्यूस होंगे। तो टेंशन क्या चीज है? पहली चीज तो एक रिएक्शनरी फोर्स है। क्या है ये? रिएक्शनरी फोर्स। क्या है ये रिएक्शनरी फोर्स है विच इंड्यूसेस इन टॉट रोप्स। किसमें इंड्यूस होता है? टॉट जो रोप होती है उनमें इंड्यूस होता है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? टाइट रस्सियां, स्लैकेंड रोप में जनरेट नहीं होता, इंड्यूस नहीं होता ये टॉट रोप में। समझ गए? चलिए जी, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि भैया कैसे जनरेट होता है, क्या हिसाब किताब होता है ना? देखो, जैसे कि मैंने बोला कि ये रस्सी, ये कोई हुक है ना? ये कोई ग्राउंड है, ये हुक है। तो आप इसको रस्सी को, एक हुक से बंधी हुई थी कोई रस्सी, और आप इस रस्सी को खींच रहे हो। आपने इस रस्सी को दम लगा के हिस्से से खींचा इसको। ठीक है जी। तो रस्सी में ये जो पॉइंट है, यहाँ पर जो रस्सी में ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्या ये शिफ्ट हो रहा है क्या? तो आप इसको खींच रहे हो, आप इस पर फोर्स लगा रहे हो, बावजूद इसके ये पॉइंट कहीं शिफ्ट नहीं हो रहा है। तो मतलब रस्सी भी इस पॉइंट को इस तरह फोर्स लगा के खींच रही है, रस्सी भी दम लगा के ऐसा खेल रही है ना? उसी तरह से इस पॉइंट में टेंशन किस तरफ है? इस पॉइंट में टेंशन इस तरफ है ना? तो आपने देखा रस्सी में टेंशन जनरेट हो रहा है। क्या जनरेट हो रहा है? टेंशन। तो क्या रस्सी में हर पॉइंट पे टेंशन सेम है क्या सेम टेंशन जनरेट हो रहा है क्या? नहीं, ऐसी कुछ कंडीशन होती है। मैंने तो अब यहाँ पे टेंशन टी लिखा है, यहाँ पे भी टी लिखा है। जरूरी नहीं है कि यहाँ पे टी हो, यहाँ पे भी टी हो, यहाँ पे T1 यहाँ पे T2 हो। टेंशन डिफरेंट भी हो सकता है रस्सी में। समझ रहे हो? तो यूनिफॉर्म टेंशन की कुछ कंडीशंस होती हैं। अगर आपको रस्सी में एक समान टेंशन, एक समान तनाव लेना है तो उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। तो क्या कंडीशन होती है? नेक्स्ट है कंडीशंस फॉर यूनिफॉर्म टेंशन, टेंशन इन ए रोप। कुछ कंडीशंस क्या है भाई? पहली कंडीशन हमारे पास में क्या है? रस्सी मासलेस होनी चाहिए। रस्सी का मास नहीं होना चाहिए। अगर रस्सी का भी वेट आ गया तो हर पॉइंट पे टेंशन अलग होगा। समझ गए? तो पहली बात तो रोप क्या होनी चाहिए? मासलेस होनी चाहिए। रोप मस्ट बी मासलेस। ठीक है जी। दूसरा क्या होना चाहिए? रोप कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। रोप क्या होनी चाहिए? कॉन्टिन्यूस। बीच में कोई ऐसा मास नहीं होना चाहिए। रोप मस्ट बी कॉन्टिन्यूस। बीच में कोई मास नहीं होना चाहिए। समझ गए ना? आप कहने लगो सर ये एक ये है, तो क्या यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बीच में एक तीसरा मास आ गया ना, बीच का बंदर आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक रोप कॉन्टिन्यूस है, तो यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम होगा, पर यहाँ से यहाँ तक टेंशन सेम नहीं होगा। रोप कॉन्टिन्यूस नहीं है यहाँ से यहाँ तक के लिए। समझ गए? चलिए,
तो रोप कॉन्टिन्यूस होनी चाहिए। तीसरा, अगर इनकेस पुल्ली है कोई तो पुल्ली भी मासलेस होनी चाहिए। पुल्ली मस्ट बी मासलेस, पुल्ली मस्ट बी मासलेस, समझ गए ना। और अगर हमारी रोप उस पुल्ली के ऊपर से गुजर रही है तो उनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। नो फ्रिक्शन बिटवीन रोप एंड पुल्ली, बिटवीन रोप एंड पुल्ली, समझ गए। आखिरी कंडीशन, आपकी जो रोप है वो खींचनी नहीं चाहिए, इनएक्सटेंसिबल होनी चाहिए, यानी कि आप उसको फोर्स लगा रहे हो खिंच गई, स्ट्रेच हो गई वो। तो रोप क्या होनी चाहिए, रोप मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल, रोप मस्ट बी इनएक्सटेंसिबल। कोई दिक्कत नहीं आता भाई, रोप खींचनी नहीं चाहिए, खिंचावदार नहीं होनी चाहिए रोप, समझ गए। पुल्ली घिरनी, पनघट में पानी निकालते हैं तो गोल गोल नहीं हो पाता उससे ऊपर, तो यार पुल्ली इतना तो है ना। पुल्ली क्या होती है यार, ठीक है। कभी पनघट में जाओ, कुएं में पानी निकालने आते हैं तो पर गोल गोल नहीं होती जिसके ऊपर रस्सी लपेट रखी होती है, तो फिर तो यहाँ तक समझ आया होगा। अब कुछ क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। चलिए अब कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास में क्या है भाई, एक क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सपोज एक टेबल था, टेबल रखा हुआ है, ठीक है, एक ब्लॉक से ऊपर रखा हुआ है, यहाँ पर एक वो है पुल्ली है, दिखी पुल्ली, ये रस्सी से ऊपर जा रही है और नीचे एक मांस लटका हुआ है, नीचे एक मांस लटका हुआ है, ठीक है जी। उसका वजन है 1 किलो, कितना है 1 किलो, ये है 5 किलो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये लटक रखा है, ये समझ गया ना। मैंने पूछ लिया फाइंड टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन द रोप, इस रोप पर टेंशन फाइंड करो, टेंशन इन द रोप। तो इस रोप पे हमें टेंशन फाइंड करना है, कैसे करेंगे भाई फाइंड। तो यहाँ पे ना तो रोप के मास का जिक्र हो रहा है, ना तो यहाँ पुल्ली के मास का जिक्र हो रहा है, तो आप टेंशन क्या ले सकते हो, सेम ले सकते हो। थ्रू आउट द पुल्ली टेंशन क्या ले सकते हैं, सेम। तो यहाँ पे भी टी टेंशन है, यहाँ पे भी कितना टेंशन लेंगे, टी, कोई दिक्कत यहाँ तक, समझ रहे हो। अच्छा, मैंने टेंशन इस पर नीचे की तरफ क्यों बनाया, रोप धक्का देती है कि खींचती है, खींचती है ना, तो इसमें रोप हमारा खिंचाव बल होगा, खिंचाव फोर्स, खींचने वाला फोर्स, यानी कि तुम ऐसा बना रहे हो कि भैया ऐसे नीचे की तरफ, समझ गए ना। इसमें टेंशन, रस्सी इसको धक्का थोड़ा ना देगी, तो रस्सी तो हमेशा इसको खींचेगी, समझ गए। तो और इसका एक्सेलरेशन में मान लेता हूँ भैया, इसका एक्सेलरेशन कितना ए है, कितना इसका एक्सेलरेशन ए है, तो उसका एक्सेलरेशन भी कितना होगा नीचे की तरफ, ए, नीचे ही तो आएगा, ये इस तरफ हो जाएगा, ये इस तरफ को ऐसे तो आएंगे, ये इसका एक्सेलरेशन ए होगा, इसका एक्सेलरेशन भी ए होगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, पक्की बात है, ठीक है जी। ये हमें समझ आ गया, इसका एक्सेलरेशन ए, इसका भी ए है। अब मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इसका भी और इसका भी, तो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। कैसे बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम, देख लें सॉल्यूशन। पहले बनाते हैं 1 kg का, 1 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ऊपर की तरफ लग रहा है टेंशन, नीचे तरफ लग रहा है कितना, इसका वेट 1 × G, M × G 10 न्यूटन, समझ रहे हो। इन दोनों फोर्स की वजह से ये नीचे तरफ एक्सेलरेट कर रही है ए एक्सेलरेशन से। तो नेट फोर्स कितना है भैया, इस पर 2 ही फोर्स लग रहे हैं, इस पर नीचे तरफ 10 न्यूटन, ऊपर तरफ T, तो नेट फोर्स कितना 10 - T, नेट फोर्स कितना है 10 - T, और ये इक्वल होगा मास इंटू एक्सेलरेशन के 1 × A के, ठीक है भाई। तो 10 - T मस्ट बी इक्वल्स टू A, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये क्या इक्वेशन नंबर 1 है, समझ गए। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आएगी, इसके इस FBD से आएगी। तो 5 kg का अगर FBD बनाएं, ये 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है जी। 5 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, ये लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, ये लग रहा है 15 न्यूटन, और यहाँ पे लग रहा है टेंशन, इस तरफ क्या लग रहा है टेंशन। इसमें आपको बताया कि ऊपर नीचे तो कोई इसका एक्सेलरेशन तो हो नहीं रहा, इसका ऊपर नीचे थोड़ा हो रहा है एक्सेलरेशन, तो मतलब ये दोनों फोर्स क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। इसका जो एक्सेलरेशन है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो इसमें नेट फोर्स कितना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसमें नेट फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है, केवल T है, केवल कितना है T, और यही किसके बराबर होगा, इसका एक्सेलरेशन A, इसका एक्सेलरेशन भी कितना A तो है, तो क्या है 5 A के इक्वल होगा, 5 × A के इक्वल, ठीक है। 2 इक्वेशन आ गई है ना, तो सॉल्व कर लो। T की वैल्यू 5A है, तो फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 हमें क्या मिलेगा भाई, हमें मिलेगा 10 - T, T की जगह लिखेंगे 5A, 10 - 5A इक्वल्स टू A, तो हमें मिलेगा आपका 10 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 10 बराबर 6A, तो A की वैल्यू कितनी मिलेगी 5/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये A की वैल्यू मिलेगी, किसकी वैल्यू मिलेगी, ये
ए की वैल्यू मिलेगी। तो अगर ए की वैल्यू ये है तो टेंशन कितना आ जाएगा भैया रस्सी में, यहाँ से फाइंड कर लेंगे। सो टेंशन विल बी 5 इंटू ए की जगह ये 25/3 न्यूटन का टेंशन है, समझ गए। रस्सी में 25/3 न्यूटन का टेंशन है, 25/3 का। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई परेशानी, कोई दिक्कत कोई परेशानी भाई, सिंपल है, बहुत ही प्यार मोहब्बत से चल रहा है मामला, कोई आफत नहीं, कोई कुछ नहीं। अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं भाई, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ ऐसा है भैया, ये हमारे पास पुली का सिस्टम है, एक पुली लटकी हुई है ऊपर से, ठीक है, और एक मास लटका हुआ है, एक नहीं 2 मास लटके हुए हैं। ये 2 kg है और ये कितना है 4 kg है। बताओ भैया रस्सी में टेंशन कितना होगा। फाइंड टेंशन इन द रोप, फाइंड टेंशन इन द रोप, टेंशन इन दी रोप। यहाँ पर रस्सी में कितना टेंशन होगा, ठीक है जी। हियर इन दिस केस रस्सी में कितना टेंशन होने वाला है। देखो भाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे भाई इसको। आपको पता है रस्सी, पुल्ली के मास का जिक्र नहीं हो रहा, रस्सी के मास का जिक्र नहीं हो रहा, मतलब सब मासलेस, सब क्या है मासलेस है। तो टेंशन क्या लेंगे, सेम लेंगे, यहाँ पे टी लेंगे, यहाँ पे भी कितना लेंगे टी लेंगे, टेंशन समझ गए ना। पूरी रस्सी में टेंशन सेम होगा। तो इस 4 kg पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, 4 kg पे नीचे तरफ लग रहा है 40 न्यूटन, ऊपर तरफ लग रहा है क्या टेंशन। 2 kg पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, 2 kg पे नीचे की तरफ क्या लग रहा है, ऊपर की तरफ टेंशन है, नीचे की तरफ क्या है 20 न्यूटन है, ठीक भाई। कौन कहाँ की तरफ एस्लेट कर रहा है, हम मान लेते हैं कि 4 kg कर रहा है नीचे तरफ एस्लेट और 2 kg कर रहा है ऊपर की तरफ एस्लेट। एस्लेशन सेम होगा है ना भैया, जितना इसका एस्लेशन ऊपर की तरफ उतना 4 kg का नीचे की तरफ है, तो 4 kg का एस्लेशन नीचे की तरफ है और 2 kg का ऊपर की तरफ को है। तो मतलब इसमें नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे लग रहा है, तभी तो नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा है ये। तो कैसे निकालेंगे नेट फोर्स, नीचे वाला फोर्स माइनस ऊपर वाला फोर्स। तो उसमें नेट फोर्स कितना है भाई 40 माइनस टी बराबर 4 इंटू ए, समझ गए। और उसमें नेट फोर्स कितना है, ये ऊपर की तरफ एस्लेट कर रही है, फोर्स तो केवल 2 ही लग रहे हैं, ऊपर की तरफ टी नीचे की तरफ 20 न्यूटन। तो नेट फोर्स कितना होगा, ऊपर वाला फोर्स ज़्यादा है तभी तो ऊपर एस्लेट कर रही है, तो नेट फोर्स टी माइनस 20, ये किससे इक्वल होगा 2 इंटू ए के इक्वल, समझ गए। 2 वेरिएबल्स हैं टी और ए, और 2 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो क्या इसको हम टेंशन के लिए सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे भाई। कितना था टेंशन, तो पहले तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, क्या कर दो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। 40 माइनस 20 20 माइनस टी प्लस टी 0 बराबर 4a प्लस 2a 6a, कितना आ जाएगा 6a। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एस्लेशन की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। इस एस्लेशन की वैल्यू को कहीं पे पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, है ना। तो जो भी एस्लेशन की वैल्यू आई है इस एस्लेशन की वैल्यू को यहाँ पुट कर दो, क्या मिलेगा हमें मिल जाएगा t माइनस 20 बराबर 2 इंटू ए की जगह 20/10/3। तो t की वैल्यू कितना देगी 20/3 प्लस 80/3, कितना देगा 80/3 न्यूटन का टेंशन जनरेट हो रहा है इस रूप में। तो इस रूप में कितना टेंशन जनरेट हो रहा है 80/3, समझ में आया। कुछ नहीं करना, इन दोनों ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, इन दोनों ब्लॉक पर लगने वाले सभी फोर्सेस को ड्रॉ कर लो, कौन कौन से फोर्स ड्रॉ कर रहे हैं। फिर देखो ये कि ब्लॉक कहाँ एस्लेट कर रहा है, नीचे की तरफ एस्लेट कर रहा था, तो मतलब नीचे वाला फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर वाला फोर्स कम है। नेट फोर्स कितना होगा 40 माइनस टी। और नेट फोर्स और कैसे निकालते हैं हम लोग 4 इंटू ए मास इंटू एस्लेशन से भी तो नेट फोर्स मिलता है। तो नेट फोर्स या तो ऐसे निकालो या तो ऐसे निकालो, बात तो एक ही है, इक्वल है, समझ रहे हो, इक्वल रख दिया आपने। वैसे ही इसका एबीडी बनाया, इस पर लगने वाले फोर्सेस को ड्रॉ किया और इस पे लगने वाले फोर्स को ड्रॉ करने के बाद इसकी इक्वेशन लिख ली। नेट फोर्स ऊपर की तरफ है क्योंकि ऊपर एस्लेट कर रहा है, तो टी ज़्यादा होगा, तो टी में से 20 माइनस करोगे नेट फोर्स मिल जाएगा। और नेट फोर्स आप 2 इंटू ए से भी निकाल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही होता है, समझ रहे हो। दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, ए आ जाएगा, ए से टी निकाल लो, समझ गए, सिंपल कहानी है।
तो आपने अभी दो कॉन्टैक्ट फोर्सेस को डील करना सीखा। पहले कौन सा था आपका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा था आपका टेंशन फोर्स, ठीक है जी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे फ्रिक्शन की। किसकी बात करेंगे? और फ्रिक्शन के साथ ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा, लॉज ऑफ मोशन। तो आई होप कि इस चैप्टर में आप लोगों को समझ में आया हो बच्चों। कुछ समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए, क्योंकि जब तक आप लोग रेस्पॉन्स नहीं देंगे हमें पता भी नहीं चलेगा कि आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। तो वट एवर यू वांट प्लीज़ मेंशन इट इन कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय।